नमस्कार, स्वागत है आज आपका अपने चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है और इसमें हमारी टीम के द्वारा वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके 2023 में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए करते हैं अपनी सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ को पूरा। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार जो महाजनपद है, मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद की बात हो रही है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो देखिए हमारे देश के अंदर पहले भी थी और अब भी है, ये संसदीय शासन, संसदीय और संघीय ये प्रणाली चल रही है। राष्ट्रपति और एकात्मक नहीं है जो कि अमेरिका के अंदर देखी जाती है, संसदीय एकात्मक भी नहीं है और राष्ट्रपति और संघीय भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, राष्ट्र संसदीय और संघीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए भारत में छुआछूत प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समाज में भी कहीं कहीं है, भारत के जो पिछड़े गांव हैं उनके अंदर आज भी छुआछूत की प्रथा देखी जाती है, जातिवाद देखा जाता है। तो जो छुआछूत की प्रथा है उसका जो कारण है वो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 के अंदर, अनुच्छेद 14 के अंदर क्या अधिकार है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए जैसा कि आप भी जानते हैं जो हमारा पहले की मौलिक अधिकार आपको पता है। देखिए धर्म की आज़ादी का अधिकार ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये भी आर्टिकल 19 का क्लॉज है। और शिक्षा का अधिकार ये भी हमारा मौलिक अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। परंतु जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके अंदर संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक नहीं, ये वैधानिक है, वैधानिक अधिकार बना दिया इसको, ठीक है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। छुआछूत डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत आता है और इसमें बताया गया कि छुआछूत किसके आधार पर की जाती है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं औशिका, जाति, वंश, शारीरिक विकलांगता और लिंग। तो जो छुआछूत है मेन, वो सबसे उसका जो मेन कारण है वह है जाति है। जैसे हमारा समाज सभी प्रकार से जातियों में बटा हुआ है, निम्न जाति का समाज है, उच्च जाति का समाज है। तो ये सब किसके कारण होता है, जाति के कारण, कि भाई तुम्हारी जाति ऊंची जाति है, हमारी जाति नीचे जाति है। तो इसका एक मेन कारण जो है छुआछूत का वह जाति है। जिस दिन जाति हट जाएगी छुआछूत पूरी तरह से हट जाएगी, ठीक है। ये हमारे देश के अंदर जो जातिवाद है इसका मेन कारण ही जाति रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो देखिए इसमें साथियों, इसमें जो हमारे राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? तो ये बात तो आप सब अच्छी तरह से भली बातें जानते ही होंगे कि जो हमारा भारत के राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये हमारे भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और इनको क्षमादान का भी अधिकार है, जो आपको पता है कि किसी की भी जो सजा है उसको क्षमा कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वर्तमान लोकसभा है, देखिए जो हमारी वर्तमान में लोकसभा चल रही है, ये आप जानते हैं कौन सी पर लोकसभा है? ये 17वीं लोकसभा है। ऑप्शन नंबर सी, ये 17वीं लोकसभा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 में जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, लास्ट में ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए इसमें जो हमारी संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो कि अब के हमारे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार ये रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? देखिए जो हमारा आपको भारत देश आज़ाद हुआ ही तो पता है 47 के बाद। तो जो हमारे प्रथम यानी फर्स्ट भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखे हैं टीटी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ऑप्शन नंबर 4 में सीतारामैया। तो इसमें जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी जो हमारे भारतीय गवर्नर जनरल थे हमारे भारत देश आज़ाद होने के बाद। और यही क्वेश्चंस सेम टू सेम जो सीटेट में पूछा गया है, यही क्वेश्चंस डीएसएसबी बोर्ड के अंदर भी पूछा गया था। यही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स 2019 के अंदर सितंबर 5 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था और यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अच्छी तैयारी करें और सीटेट अपना अच्छी तरह से क्रैक करें। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं अलवर्दी खान, बुरहान उलग, मुर्शिद कुली खान या फिर नादिर शाह। तो देखिए जो 18वीं सदी में जो हमारा बंगाल था वो ऑप्शन नंबर 3 मुर्शिद कुली खान, इनके नेतृत्व में मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। एक संधि के तहत ये जो बंगाल है, मुर्शिद कुली खान ने मुगलों के साथ एक संधि की थी, उसके तहत ये उनसे नाखुश होकर के इसने अपने आप को अपने बंगाल को अलग कर लिया था। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया है। 5 सितंबर 2019 को जो डीएसएसबी बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज आया गया। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1947। तो देखिए इस ऑप्शन क्वेश्चंस का भी करेक्ट आंसर जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। भारत में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है और ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। देखिए जो हमारे भारत की 365 रियासतों को जोड़ा था, 300 से या 465 समथिंग कितना ही है,
वह ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही जोड़ा गया था, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। अखंड भारत को इन्होंने किया था, जो हमारी रियासतें थी उन सबको अलग किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? आपके ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय। तो देखिए इसका भी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों ही कार्य कर सकती हैं, इसके अलावा और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखिए जो हमारे संविधान सभा बनाई गई थी उसके जो मसौदा समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये हमारी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारी सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से आप करें और अपना सीटेट के अंदर 140 प्लस आप अंक ला सकते हैं। देखिए सीटेट पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सही रणनीति के साथ सही पॉलिसी अपनाना ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। आप अच्छी तरह से सफल हो जाएंगे। चलिए हम कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द आप सभी अपने परीक्षा के अंदर अच्छी तरह से सफल हों, और अब की बार एग्ज़ाम ऑफलाइन है ये आप सब जानती हैं। ठीक है, चैनल को आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपके जो अन्य साथी हैं जो बहुत ज़्यादा होश पोश हो चुके हैं उनको एक सही राह मिले। धन्यवाद।